This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधी में मुठभेड़, कुख्यात अपराधी राहुल उर्फ राइडर के पैर में लगी गोली। देह व्यापार के मामले में बड़ी कार्रवाई, 2 होटल और 1 मकान को पुलिस ने किया सील। और ट्रेडिंग ऐप से साइबर ठगी फ्रॉड के ठिकाने से 1 करोड़ की तिजोरी जब्त, यूपी, पंजाब, हरियाणा तक नेटवर्क। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर पुलिस और अपराधी के बीच में मुठभेड़ हुई है। सरैया थाना क्षेत्र के रेवा में कुख्यात अपराधी राहुल कुमार उर्फ राइडर और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपराधी राइडर के पैर में गोली लगी। फिलहाल उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। दरअसल सरैया थाना क्षेत्र के मुंगौली के रहने वाले कुख्यात अपराधी राहुल कुमार उर्फ राइडर, जो कई लूटकांड का आरोपी था, बीते कई महीनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे शुक्रवार को हिरासत में लिया, फिर उसके निशानदेही पर उसके अन्य साथी को गिरफ्तारी के लिए ले जा रही थी। तभी उसने पेशाब का बहाना किया और गाड़ी से उतरा। तभी पुलिस का पिस्टल छीनकर भागने लगा और फिर पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें अपराधी राइडर के पैर में एक गोली लग गई, जिसके बाद उसे स्थानीय पीएचसी में ले जाया गया, फिर वहां से एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। सर, मुजफ्फरपुर में इनकाउंटर हुआ था एक अपराधी का, सर क्या है? नहीं, पहले तो ये कहना चाहेंगे ये इनकाउंटर नहीं है, ये नियंत्रित फायरिंग, कंट्रोल फायरिंग है। ये सरैया थाना अंतर्गत एक मुगौली गांव का लड़का जो कि राहुल कुमार नाम है, राहुल कुमार उर्फ राइडर, जो कि पूर्व से एक जयपुर में आइसक्रीम वाले पर गोली चली थी, उसमें ये वांछित था। कुछ दिन पहले जयपुर में भी एक पिकअप लूट कांड हुआ था, उसमें भी इनकी संलिप्तता है। और इसके अलावा एक 443/24 कांड सरैया का, जो कि 12/9/24 को ये कांड दर्ज हुआ था, इसमें भी इनकी संलिप्तता थी और इनको गिरफ्तार भी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद ये उस समय भी अन्य कारणों से पता नहीं चल पाया कि कब ये पुलिस को चकमा देके वहाँ से भाग गए थे। ये कहा जाता है कि ये शौच के लिए जा रहे थे और वहाँ से ये जो बाउंड्री, सरैया थाने का बाउंड्री होता है जो कि काफ़ी दूरी पर है, वहाँ से ये फरार हो गए थे। तो ये घटना है 18/9/24 की, उसमें भी 449/24 केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा जयपुर का जो आइसक्रीम वाले की, उसको गोली लगी थी। और एक हाल फिलहाल में जो पिकअप वाहन पर आप लोग सुने होंगे, टोल प्लाजा के पास डेड बॉडी मिला था ड्राइवर का, तो इसमें इनकी संलिप्तता थी और इनकी गिरफ्तारी हुई थी। आज गिरफ्तारी हुई थी और इनके निशानदेही पर ही ये लोग जा रहे थे काली स्थान, सरैया के पास काली स्थान है, वहाँ पर इनका एक और भी साथी सहयोगी अपराधी था प्रिंस, उसकी गिरफ्तारी के लिए जा रहे थे, लेकिन वो काली स्थान पर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तब इनको कहा गया कि आपके पास आर्म्स कहाँ है, आर्म्स कहाँ रखा है आपने। तो इन्हीं की निशानदेही पर एक कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया और तब तक वो फिर इन्होंने कहा कि सर अब वो काली स्थान उसका समय हो गया है, प्रिंसवा आ गया होगा। तो काली स्थान फिर पुलिस गई और वहाँ पर जैसे ही जाने के साथ ही उन्होंने, उसके थोड़ा पहले ही उन्होंने कहा कि
पेशाब करना है, तो पेशाब करने के बहाने ये गाड़ी से उतरे और एक हमारे पुलिसकर्मी का उन्होंने पिस्टल छीना और लेके कि वो भागते, एक तरफ भाग भी रहे थे, दूसरी ओर फायरिंग भी कर रहे थे, कोई इनको पकड़ नहीं सके। जहाँ गाड़ी के पास जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके जस्ट बगल में ये बगल वाले सीट पर सामने गेट के सामने फायरिंग कर रहे थे, जिससे कि कोई उसमें से उतरे नहीं और ये भागते रहे। इस बीच हमारे जो पुलिसकर्मी थे, साहसी पुलिसकर्मी, उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल फायरिंग किया और वो नहीं चाहते थे कि इनकी जान जाए और बिल्कुल ही कंट्रोल फायरिंग करते। तो हाँ, इन लोगों का मकसद यही था कि कैसे उसकी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि एक बार तो वो भाग ही चुका था, जिसमें कि हम लोग FIR दर्ज किए थे। तो इस तरह से उनके पैर में घुटने के नीचे एक गोली लगी है। जैसे ही ये घटना हुई तो उसके बाद से वहाँ से थाना द्वारा पहले तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो नज़दीक का है वहाँ पर दिखाया गया और वहाँ से रेफर होने के बाद से एम्बुलेंस में एक जो भी हमारे पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे, पुलिस पदाधिकारी थे, उनके संरक्षण में उनको अभी SKMCH के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। यहाँ इनका इलाज चल रहा है और बिल्कुल खतरे से बाहर है, फिर भी हम लोग निगरानी रखते हैं। मुजफ्फरपुर में देह व्यापार का भांडाफोड़ किया गया है, जिसमें पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2 होटल और 1 मकान को सील कर दिया है। यह कार्रवाई अघोरिया बाजार का होटल सेंट्रल पार्क और होटल सुभद्रा पैलेस के अलावा उस मकान पर भी की गई है जहां से 4 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था। इस रैकेट को हम पार्टी के युवा मोर्चा अध्यक्ष दिलीप पासवान और उसकी पत्नी किरण कुमारी मिलकर चला रहे थे। मामले के खुलासे के बाद हम पार्टी ने दिलीप पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 10 जून की शाम नगर थाने के SHO शरद कुमार को एक अनजान नंबर से लड़की का कॉल आया। उसने बताया कि वह एक घर में फंसी हुई है और उससे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है। लड़की ने बताया कि उसके साथ 3 और लड़कियां भी हैं और वह नहीं जानती है कि उसे कहां रखा गया है। SHO ने सूझबूझ से लोकेशन निकाला और देर शाम पुलिस ने चारों लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया। DSP टाउन 1 सीमा देवी ने बताया कि मामले की गहराई से जांच के बाद पता चला कि जहां लड़कियों को रखा गया था वहां देह व्यापार संचालित हो रहा था। रेस्क्यू की गई लड़कियों में वह भी शामिल है जिसने पुलिस को फोन कर सूचना दी थी। मुख्य आरोपी दिलीप पासवान और उसकी पत्नी किरण कुमारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किरण कुमारी ही लड़कियों की सप्लायर थी। ब्रह्मपुरा में किराए पर लिए गए मकान में लड़कियों को 2-3 दिन तक रखा जाता था और फिर उन्हें अलग अलग होटलों में भेजा जाता था। इसके अलावा सिकंदरपुर के ऑटो ड्राइवर लक्ष्मण पासवान, सीतामढ़ी के होटल संचालक अंकित कुमार और मोतीपुर के रहने वाले सुभद्रा होटल मैनेजर पवन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। अंकित और पवन ग्राहकों को लड़कियों की फोटो भेजकर रेट तय करते थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक कार भी जब्त की है, जिसका उपयोग लड़कियों को होटल तक ले जाने के लिए होता था। फिलहाल 3 आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस कड़ी कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर कार्रवाई जारी रहेगी। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के कई होटलों में छापेमारी की गई थी। इस दौरान काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार के होटल सेंटर पार्क और छाता बाजार स्थित होटल सुभद्रा पैलेस में छापेमारी की गई थी, जिसमें स्पष्ट हुआ था कि देह व्यापार बड़े पैमाने पर की जा रही है और कई युवक युवती को यहां से गिरफ्तार किया गया था। और आज जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट की निगरानी में देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस फोर्स है यहाँ पर और होटल सेंट्रल पार्क को सील की जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं जो सील की प्रक्रिया चल रही है, एक एक कमरे को जो है वो सील कर दिया गया है और DSP टाउन के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। होटल सेंट्रल पार्क और होटल सुभद्रा पैलेस और एक मकान को भी सील किया गया है और ये बड़ी कार्रवाई है पुलिस की। ये स्पष्ट मैसेज है कि अनैतिक कार्य करेंगे तो होटल या घर हो सील किया जाएगा। तो पुलिस ने पहले ही मैसेज दिया था कि आप इस तरह का अगर हरकत करते हैं तो होटल या घर सील किया जाएगा। DSP टाउन के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मैम, क्या कुछ कार्रवाई है? ये नगर थाना कांड संख्या 301/25 के तहत, जिसमें अनैतिक देह व्यापार का जो कांड हुआ था, उसमें हमने 5 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा है कल। तो उसी में त्वरित कार्रवाई करते हुए समाज को एक मैसेज देने के लिए आज ये दोनों होटल और जिस घर से हम लोगों ने पीड़िताओं को मुक्त कराया है उसको हम सील करने जा रहे हैं। ये हमारे अनैतिक देह व्यापार अधिनियम जो है उसकी धारा 18 के तहत हमारे मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो आदेश पारित करे। तो कल मजिस्ट्रेट जो SDM पूर्वी हैं उनके द्वारा एक आदेश पारित किया गया, उसी के उसमें कार्रवाई हो रही है। आज अभी हम सेंट्रल पार्क जो होटल है
उसको घोड़िया बाज़ार चौक पे स्थित है, उसको आज हम सील कर रहे हैं। इसके बाद हम उस घर को सील करेंगे और जो कल्याणी पे है, और उसके पास में ही जो सुभद्रा होटल है उसको आज हम सील करेंगे। लगातार मैसेज मिल रहा था, कंप्लेन मिल रहा था सेंट्रल पार्क के बारे में। कंप्लेंट देखिए, कंप्लेंट इससे पहले इसका इतिहास रहा है, एक दो अपराधों में ये पीओ रहे हैं, लेकिन अभी जो कार्रवाई हुई है वो पुख्ता सबूतों को ध्यान में रखते हुए, जो भी हमें डिजिटल एविडेंस मिले हैं, कॉल हुई हैं, जो लड़कियों के फ़ोटो भेजे गए हैं, उसी के आलोक में आगे हमने इसके मैनेजर को अरेस्ट किया है और आगे की कार्रवाई की होटल है। मालिक पर भी केस की गई। हाँ, होटल मालिक को भी अभियुक्त बनाया गया है। मैसेज स्पष्ट है कि इस तरह का अगर कार्य करेंगे तो होटल सील होगा, कार्रवाई होगी। मैसेज स्पष्ट है, सभ्य समाज में ऐसी गतिविधियां होटल में नहीं होनी चाहिए। देह व्यापार अपने आप में एक संज्ञेय अपराध है। फिर इसी होटल पे एनडीपीएस का भी एक पहले से पीओ में इसमें केस हुआ है, और एक लड़की की हत्या का भी इसमें है कि जिस लड़की को बुला के, वो चतुर्भुज स्थान की लड़की थी, उसको बुला के उसका यहाँ मर्डर किया गया। तो ये इतनी घटनाओं के बाद भी अगर होटल मालिक नहीं समझ रहे हैं तो उनको अपनी एक जिम्मेदाराना भूमिका निभानी चाहिए। बाकी होटल मालिकों से भी यही है कि अपने होटल में आने जाने वाले हर संदिग्ध व्यक्ति की सूचना दें। जो भी आपके यहाँ बाहर से कोई आ रहा है, कोई भी है, उसका वेरिफिकेशन एटलीस्ट करा लीजिए। और अगर खुले में ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि होटल मालिक उससे अनजान है, वो जानते नहीं हैं। मैनेजर इतने व्यापक स्तर से उसमें जुड़े हुए हैं, तो मैनेजर वही करते हैं जो होटल मालिक कहते हैं। और रही बात घरों की, तो जो टेनेंट अपने यहाँ रख रहे हैं, जो रेंट पे अपना घर देते हैं, लॉज देते हैं, वो एक तो पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। अगर पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो आपराधिक इतिहास हम बता देते हैं कि आप जिसको किराए पे दे रहे हैं उसका आपराधिक इतिहास ये है। और दूसरा, रेंट एग्रीमेंट कराएं, ताकि आपके पास उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, जो स्थायी पता है उस आदमी का, वो रहे, और एक अपराधी को आप शरण ना दें। हमारे क्षेत्र में अपराधियों की शरण ना रहे, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। समाज में एक मैसेज देने का हमारा प्रयास है। अन्य होटल वालों के लिए भी एक कड़ी मैसेज है। कड़ा मैसेज है, स्पष्ट निर्देश है। वरीय पुलिस अधीक्षक जो हमारे हैं, उनके द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है। बल्कि सड़क पे उतर के एक अभियान भी चलाया गया था कि हम होटल हैं, लॉज हैं, जितने भी टेनेंट हैं, उन सब का रेंट वेरिफिकेशन के लिए अपील भी की गई है। लेकिन अगर उसके बावजूद आप लोग नहीं उस पर करते तो फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। में देखा गया था कि अंडर एज जो कपल्स हैं वो भी होटल्स में, उनको भी आराम से कमरा मुहैया करा दिया जाता था। देखिए, पहले तो होटल अपना मेंटेनेंस रखे, जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें वो उसका डॉक्यूमेंट रखें। हमने पाया है एक दो होटल में, हम उन पर भी कार्रवाई के लिए करेंगे कि खाली लड़के का एक आईडी ले लेते हैं, लड़की का आईडी ही नहीं लेते हैं। जब कोई घटना हो जाएगी तब उसका आईडी खोजिएगा, उसके बाद कहिएगा ये लड़की हमारे यहाँ आईडी ही नहीं देखेगी, तो होटल जिम्मेदार होगा। बाद में बीच बचाव के लिए आप 10 तर्क दीजिए, वो कोई मायने नहीं रखता है। अगर कोई आ भी रहे, कपल आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 18 से ऊपर है, उनका आईडी लीजिए प्रॉपर। अगर आपने आईडी का वेरिफिकेशन करके रख रखा है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोई घटना होती है तो पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। लेकिन होटल इतना अपनी जिम्मेदारी निभाए, जो प्रोटोकॉल्स हैं जितने भी हैं, एमसीडी इसके नगर निगम के जितने हैं, और पुलिस के आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए जो एसओपी है वो सब फॉलो करिए। यहाँ का डीवीआर भी जब्त किया गया था, उसमें भी कई क्लू मिले हैं पुलिस को। डीवीआर हमने नहीं खोला है, क्योंकि अभी हमने उसको जब्ती में ले लिया है। तो माननीय न्यायालय का जब आदेश होगा, उनका आदेश प्राप्त करके तब हम डीवीआर का अवलोकन करके आगे कार्रवाई करेंगे। डीएसपी टाउन 1 सीमा देवी को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अनैतिक कार्य होटल में अगर चलेगी तो होटल को सील किया जाएगा, होटल मालिक के घर को सील किया जाएगा, होटल मालिक को इसमें आरोपी बनाया जाएगा। और आज यही हुआ है। होटल सेंट्रल पार्क, होटल सुभद्रा पैलेस और एक मकान को मजिस्ट्रेट के समक्ष सील किया गया है। और डीएसपी ने स्पष्ट कहा कि इस तरह का अनैतिक कार्य होगा तो आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड के राजेपुर ओपी इलाके के मीनापुर गांव स्थित वार्ड नंबर 11 निवासी अभिषेक कुमार ऑनलाइन फेक ट्रेडिंग व गेमिंग के माध्यम से साइबर फ्रॉड का अंतर्राज्यीय नेटवर्क चलाता था। उसके गिरोह में 1 दर्जन से अधिक साइबर अपराधी शामिल है। वह पंजाब समेत देश के अलग अलग राज्यों से साइबर फ्रॉड की राशि मंगवाता था। उसने अपने कमरे में मिनी बैंक बना रखा था। जिला पुलिस के विशेष टीम की पूछताछ में गिरफ्तार साइबर अपराधी विकास कुमार ने कई खुलासे किए हैं। इसके आधार पर फरार मास्टरमाइंड अभिषेक कुमार समेत नेटवर्क में शामिल अन्य शातिरों की गिरफ्तारी को लेकर साइबर व डीआईयू की टीम छापेमारी कर रही है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने शुक्रवार को पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गुरुवार को एसएसपी सुशील कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि राजेपुर थाने के मीनापुर गांव में चापाकल के ठेकेदार नगीना भगत के घर में साइबर फ्रॉड का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है। सूचना के आलोक में एसएसपी ने उसके अनुश्रवण में 3 अलग अलग टीम का गठन किया। एक डीएम सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन, दूसरी टीम साइबर
डीएसपी हिमांशु कुमार व तीसरी टीम में साहिबगंज थानेदार सिकंदर कुमार व राजेपुर ओपी प्रभारी शामिल थे। टीम जब छापेमारी करने के लिए नगीना भगत के घर पर पहुंची तो उसकी आंखें खुली रह गई। साइबर फ्रॉड के घर के अंदर एक मिनी बैंक मिला। बैंक में जो भी सुविधाएं रहती है सारा उस मकान के अंदर मौजूद था। साइबर फ्रॉड गिरोह का मास्टरमाइंड अभिषेक कुमार पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गया, लेकिन उसके सहयोगी बड़े भाई विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घर से 15,88,139 रुपए नकदी, एक लैपटॉप, एक आईपैड, एक मॉनिटर, एक पेन ड्राइव, 6 मोबाइल, एक नोट गिनने की मशीन, एक वाईफाई, एक राउटर, अलग-अलग बैंकों का 13 एटीएम कार्ड, 8 पासबुक, 3 चेकबुक और रुपए से भरा हुआ लॉकर जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि साइबर फ्रॉड के घर से जो मोबाइल नंबर व बैंक डिटेल्स मिला है, उस पर पंजाब समेत अन्य बाहरी राज्यों से साइबर फ्रॉड की शिकायत मिलने की बात कही गई है। इसको लेकर विकास को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। इधर पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिए नगीना भगत को पूछताछ के बाद पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया है। कि राजेपुर थाना क्षेत्र का मीनापुर गांव में वार्ड नंबर 11 में नगीना भगत के घर में फेक ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा एक कंपनी ही चल रही है, जहां की फेक ट्रेडिंग की जा रही है। वहां पर साइबर ठगी की जा रही है और साइबर ठगी से जो पैसे आ रहे हैं उनको ऑनलाइन और भी दूसरे कंपनियों में उसको लगाया जा रहा है। इस तरह से एक अच्छा गिरोह काम कर रहा है। तो ये जैसे ही सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मिली तो उनके नेतृत्व में, उनके संज्ञान में जैसे ही आया तो उन्होंने हमको और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरैया को और राजेपुर थाना अध्यक्ष और इसमें साहिबगंज प्रभारी जो हैं उनको, सिकंदर वगैरह सबको एक साथ इसमें लगाया गया। इसमें साइबर डीएसपी साहब हैं, चूँकि साइबर थाने को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। हमारी डीआईयू टीम है। इस सम्मिलित हम लोगों की 3 टीम बनी है और 3 टीम अलग अलग जगहों पे, एक टीम गिरफ्तारी के लिए, एक टीम जो कि ये इसका ठीक ढंग से वो किया जा सके कि छापेमारी की जा सके, दूसरे की अगर यहाँ से भागते हैं तो गिरफ्तारी करने के लिए 3 टीम का निर्माण हुआ। और वहाँ जैसे ही छापेमारी हुई, नेतृत्व कर रहे थे जो सरैया के चंदन जी हैं और राधे श्याम और साइबर डीएसपी साहब। तो इन लोगों को वहाँ पर जैसे ही गए तो इन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहाँ पर लग रहा था जैसे कि एक बड़ा बैंक चल रहा हो। जैसे कि हम लोगों का अमूमन जो केनरा बैंक और एचबी बैंक जो होता है, उसी तरह से एक बैंक का ही वो रूप था। एक तो बहुत ही अच्छा, लेकिन इतना सुंदर घर नगीना भगत का जो घर था, बहुत ही सुंदर घर और अंदर तरह तरह की, लेकिन वो आंखें एकदम फटी की फटी रह गई जो हमारी टीम गई थी। और वहाँ से मैंने देखा गया कि वहाँ एक बैंक में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि नोट गिनने का मशीन, वाईफाई कनेक्शन, राउटर जो कि वाईफाई राउटर होता है वो था, लैपटॉप, बहुत सारा, देखिए आप ये कह सकते हैं एक जो चेस्ट नट मशीन होता है, कैश चेस्ट मशीन होता है, वो भी एक बरामद हुआ है। और उसमें देखिए ये अनुमान ही नहीं लगाया सकता है कि कितने रुपए हैं, कई लाख रुपए हो सकते हैं। उसका अनुमान हम लोग माननीय न्यायालय से अनुरोध किए हैं। उनसे अनुरोध करने के बाद ही उस जो कैश चेस्ट है उसको खुलवा पाएंगे। और उससे ऐसे जो प्रथम दृष्टया वहाँ से 15,89,000 रुपये, करीब 15,89,139 रुपये वहाँ से बरामदगी हुई है। वहाँ से एक 650 सीसी का एक बुलेट मोटरसाइकिल भी, जिसका कि बाजार का कीमत 5 लाख रुपये है। वहाँ से बहुत सारे बैंकों के पासबुक, 6 पासबुक मिले हैं, 3 बैंकों के चेकबुक मिले हैं और एटीएम कार्ड, 13 एटीएम कार्ड भी वहाँ से बरामद हुआ है। और इसके अलावा वहाँ से विकास कुमार, नगीना भगत के 2 लड़के हैं, विकास कुमार और एक अभिषेक कुमार। तो जो बड़ा लड़का विकास कुमार है वो हमारे गिरफ्त में आया, लेकिन जो मास्टरमाइंड है और मुख्य अभियुक्त है अभिषेक, वो घर पे नहीं था। छापेमारी के पहले ही वो कहीं फरार हो गया था। 3 टीमें, डीआईयू टीम भी उसमें है और उसके इंस्पेक्टर साहब पूरी तरह से लगे हुए हैं। एक गिरोह है, 6-7 लड़कों का गिरोह है, जो कि कुछ स्थानीय हैं, कुछ दूसरे जिलों के भी हैं।
और मे भी कि कुछ दूसरे राज्य के भी हों, उनका सबका हम लोग एक संयुक्त टीम बना करके हम लोग सबकी गिरफ्तारी करवाएंगे। और एक ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए, और खासकर हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे जो कार्य राजेपुर ओपी अध्यक्ष राधेश्याम और साइबर डीएसपी साहब और सरैया के डीएसपी साहब, सिकंदर जो साहिबगंज प्रभारी, ये इन लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है और इसके लिए इनको अलग से पुरस्कृत किया जाएगा, जैसा कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो ये शुरुआत है और हम लोगों की टीम ये कहा जा सकता है कि पंजाब सरकार के यहाँ भी इन लोगों का एक होता है ना कि एक्नॉलेजमेंट मिला है, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इन लोगों के विरुद्ध पंजाब में भी कई केसेज हैं और यहाँ भी राज्य सरकार में भी, जैसे जहाँ से भी ये लोग ठगी करते थे तो एक केस इनके विरुद्ध होता था, खासकर विकास कुमार अभिषेक कुमार के नाम से। लेकिन ये लोग अपना गलत नाम ये यूज करते थे साइबर ठगी में, इसलिए इनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता था। लेकिन ये गोपनीय सूचना थी, गोपनीय सूचना पर हम लोगों ने कार्य किया। और करने का तरीका क्या था? स्कैन कर ये अनुसंधान का विषय है, हम लोग बाद में बताएंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये फेक ट्रेडिंग हो रहा था, साइबर ठगी से जो भी पैसे इकट्ठा हो रहे थे, ये लोग फिर से फेक ट्रेडिंग करके किसी कंपनियों में लगाते थे और उसका भी हम लोगों के पास काफ़ी साक्ष्य बरामद हुआ है। साक्ष्य भी अलग अलग कंपनियों से मिला हुआ है, 3-4 जो ये किया गया, शिकायत की गई है, उसका भी कॉपी मिला हुआ है। मुजफ्फरपुर में अहियापुर थाना इलाके के चंदवाड़ा पुल से 500 मीटर की दूरी पर एक खेत में अज्ञात वृद्ध महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना अहियापुर थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पहुंची अहियापुर थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। पुलिस ने खेत में काम कर रहे आसपास के किसानों से भी इसकी जानकारी ली कि महिला कहाँ की है और कैसे खेत में आई। पुलिस इसका पता लगा रही है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से महिला की पहचान करने में जुट गई है। वो महिला जा रही थी इधर से पानी लाने के लिए चापाकल पे, तो वही बोली कि देखा ना तो खेत के काट में है, सो एक महिला मरी हुई है। तो वही आए हैं, तो हम लोग देखे, तो फिर जाके थाना प्रभारी को इन्फॉर्म किए हैं, तो लोग मौके मारे पे यहाँ के। कौन जगह पे हो गया? ये चंदवाड़ा में आता है। चंदवाड़ा में कहाँ? चंदवाड़ा हो गया, चंदवाड़ा पुल से ठीक पूरब जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के पीछे। मतलब कितना उम्र होगा वो बुजुर्ग महिला का? 60 प्लस से होगा। कैसे कुछ मतलब पता चल पाया कैसे मरा, कुछ ऐसा कुछ पहचान हो पाई? नहीं, ऐसे कोई पहचान भी नहीं हुआ कि कहाँ की है क्या है, नहीं पहचान हुआ है। वो लगता है देखने से कि पानी के कारण, गर्मी के कारण मृत्यु उनका हो गई है। क्या नाम हुआ? मेरा पंकज कुमार। कहाँ पे हो गया घर? मेरा घर हो गया चंदवाड़ा चचुर। खेत कहाँ पे हो गया? खेत ये सब बगल में खेत है, अपना ही खेत है, खेती बाड़ी होता है। पॉक्सो विशेष कोर्ट प्रथम ने 10 साल पुराने मामले में अभियुक्त केशव राय को बाइज्जत बरी कर दिया। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने निशुल्क पैरवी कर मानवता की मिसाल पेश की। घटना 28 फरवरी 2015 की है, जब काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी चंद्रलोक चौक के पास रात 8 बजे एक नाबालिग लड़की के साथ टैंकर चालक ने छेड़छाड़ का प्रयास किया। भीड़ जमा होने से वह कामयाब नहीं हुआ। काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। चालक को जेल भेजा गया, लेकिन टैंकर के खल्लासी केशव राय को भी अभियुक्त बनाया गया। केशव अत्यंत गरीब परिवार से है, मुकदमा लड़ने से में असमर्थ था। उसे अधिवक्ता एसके झा के बारे में पता चला। झा ने निशुल्क उसकी पैरवी शुरू की। अभियोजन के 4 गवाहों की गवाही के बाद झा ने जोरदार बहस की और तथ्यों को कोर्ट में रखा। कोर्ट ने केशव को बरी कर दिया। झा ने कहा, केशव के परिजन कोर्ट तक नहीं पहुंचे। मैंने ईमानदारी से तथ्य प्रस्तुत किए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यह मामला न्याय और मानवाधिकारों के लिए झा के संघर्ष को दर्शाता है। मामला यह है कि आज विद्वान न्यायालय पॉक्सो 1 के द्वारा आज एक 10 वर्ष पुराने मामला में आज एक अभियुक्त केशव राय को
आज जो है बाइज्जत रिहा कर दिया गया है। पूरा मामला यह था कि आज से 10 वर्ष पहले काजी मोहम्मदपुर थाना में एक कांड संख्या 95/15 अंकित किया गया था, जिसमें एक टैंकर के ड्राइवर को उसी वक्त गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया था और उनके ऊपर में एक मतलब पॉक्सो अधिनियम से संबंधित उनके ऊपर आरोप लगा था। बाद में चलकर के मालूम चला कि उस टैंकर के खलासी को भी उस मामले में अभियुक्त बना दिया गया, जिनका नाम केशव राय पिता मदन राय, ग्राम राजापुर, थाना बछवाड़ा, जिला बेगूसराय। तो ये व्यक्ति काफी गरीब था और इसके पास में 1 रुपये भी नहीं था। उन्होंने हम लोग के पास में अप्रोच किया, हमने उसकी पूरी मुकदमे को हमने देखा, समझा और उसमें अभियोजन की तरफ से कुल 4 गवाहों ने गवाही भी माननीय विद्वान न्यायालय के समक्ष में दिया और उसके बाद में हम लोगों ने बहस अपना स्टार्ट किया। इसमें उसके बाद में न्यायालय ने सारी बातों को और तथ्यों को समझने के बाद में आज श्री केशव राय पिता मदन राय, साकिन राजापुर, थाना बछवाड़ा, जिला बेगूसराय को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। और हम लोगों ने इस केस में काफी मेहनत किया और काफी अच्छे से जो एक अधिवक्ता कर सकता है जितना मैक्सिमम हमने काफी इसमें एफर्ट लगाया और हमारी कोशिश थी कि चूंकि यह व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष था, तो हमारी ये पूरी कोशिश थी कि हम निर्दोष को किसी भी हालत में उसको हम सजा नहीं होने देंगे और ईश्वर की असीम कृपा से आज हमें सफलता भी मिली और हमने एक निर्दोष को हमने बचा लिया। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में धरना दिया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और मांग की गई कि सभी डीलरों की 9 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा की जाए, नहीं तो हम लोग चरण बंद आंदोलन करते रहेंगे। इस दौरान धरना के समर्थन में भावी विधानसभा प्रत्याशी गौरव वर्मा भी शामिल हुए और उनके मांगों का समर्थन किया। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि उनकी सबसे पहली मांग है कि सरकार उनका मार्जिन मनी दे। 6 महीने से मार्जिन मनी का भुगतान नहीं हो रहा है। उनके घर के बच्चे किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं कोरोना काल में 2020 से 2022 तक का बकाया पैसा का भुगतान नहीं हुआ है। इसे लेकर जिला प्रशासन कहता है कि प्रबंधक पैसा रखा गया, कभी कहता है कि जिलाधिकारी पैसा खा गया। अब कौन पैसा खाया यह जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोगों को भुगतान होना चाहिए। स्टेप डिलीवरी को लेकर भी बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि प्रत्येक बोरे में 2 से 3 किलो अनाज कम मिल रहा है, इसलिए वजन पूरा मिलना चाहिए। चावल साफ सुथरा मिलना चाहिए, क्योंकि यह सभी लोग खाते हैं। वहीं समाज सेवी डॉक्टर गौरव वर्मा ने कहा कि मैं फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के 9 सूत्री मांगों का समर्थन करता हूं। मैं उनकी सभी मांगों के साथ हूं। इनकी जितनी भी मांगे हैं वह जायज है और उसे सरकार को अविलंब पूरा करना चाहिए। देखिए, आज फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिनकी 9 सूत्री मांगे हैं। सारी मांगे जायज़ हैं इनकी। मैं गौरव वर्मा इनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हूँ और इनकी सारी मांगों को त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी मांगे बहुत जायज़ है। देखिए, आप 1 क्विंटल अनाज ले रहे हैं, उसमें से 2-3 किलो कम ही मिले अनाज, सड़ा गला मिल रहा अनाज, तो कितना ख़राब बात है। हमारे डीलर्स भाई बंधुओं को कितनी मजबूरियाँ झेलनी पड़ रही है। इनके साथ मैं मजबूती से खड़ा हूँ और इनकी मांगे जायज़ है, इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय, आयुक्त महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि इनकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई करें और इनको इस संकट से निकालें। मीडिया के बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो यह फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन मुजफ्फरपुर ज़िले की ओर से ये धरना पर जो हम लोग बैठे हैं, उसका हम लोग का 9 सूत्री मांग जिला प्रशासन से है, यानी उनके सरकार के नुमाइंदों से है। पहला तो यह है कि हम 6 महीना से काम कर रहे हैं और हम जनता को राशन देते हैं, लेकिन हमारा कमीशन का जो पैसा है, मार्जिन मनी जिसको कहते हैं, वो हमको 6 महीने से नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, दवा के बगैर मर रहे हैं और हम पेट मार करके हम उसका राशन का डिलीवरी कर रहे हैं। सबसे हैरत की बात, आप प्रेस मीडिया बंधुओं को मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में 2020 से लेकर के 22 तक
जो हम लोगों ने, हमारे डीलर बंधुओं ने जो राशन वितरण किया, उसका पैसा आज तक नहीं मिला। न जाने कि जिला प्रशासन में कोई कहता है कि प्रबंधक खा गया, कोई कहता है कि कलेक्टर खा गया, कोई कहता है पूर्ति खा गया। कहाँ चला गया वो पैसा? उस संकट की घड़ी पर जान को जोखिम में रखकर, अरे क्या बोल रहा है, में डाल करके कई डीलर मर गए कोरोना में, और तब भी हमने डिलीवरी किया सरकार के चाबुक से, लेकिन वो पैसा हमको नहीं मिला। तीसरा मांग हमारा है स्टेप डिलीवरी का। इतना बदतर स्थिति है, वो झुंझुन्ना बन के रह गया है। हर कुंटल में, एक कुंटल में 2 से 3 कुंटल, 2.5 कुंटल राशन तमाम किलो वो कम दिया जाता है। 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो कम दिया जाता है एक कुंटल में। तो ये कहाँ का न्याय है? बोरा फ्री की बात तो बेईमानी है। जब उसका ही अनाज पूर्ति नहीं होता है तो बोरा पर अभी हम कौन सी कहें, आप लोग समझ सकते हैं। तीसरा जो है, जिला प्रबंधक मुजफ्फरपुर में CMR का जो चावल आ रहा है, वो पैक्स को बदनाम करते हैं। पैक्स से पैसा मिल लेता है 9 लाख से 35,000 लेकर के 9,40,000 रुपया। जो धान नहीं देता है उनको 1 नंबर चावल किन के सप्लाई करना है। वो आधा खराब चावल, आधा में 3rd क्लास चावल और काड़ी वाला हरियर उरियर मिक्स करके 24,000 रुपया मिलता है BSFC प्रबंधक के ऑफिस में, और बाकी पैसा और सब जगह बंटता है। सप्लाई ऑफिस से लेकर दुनिया जहान सबको मिलता है। अब आप समझ सकते हैं, नाम कहेगा कि CMR का पैक्स नहीं देता है। अरे पैक्स का तो धान मिल कुटना नहीं चाहता है। जो मैं लंबी लड़ाई रहा हूँ, मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ, मेरे पास हजारों कुंटल धान पड़ा है। जब पूरा कलेक्टर उसमें धान किए हैं, तब जाकर के वो 2 ट्रक धान हमारा ले गया है। कहता है कि 9,35,000 दीजिए, आप धान बेच लीजिए। अब बताइए, ये एक तुगलक राज है। हमने किसान का धान लिया, जो पैक्स को धान नहीं होगा चलिए उसको दैट्स ऑल, लेकिन जिसके पास धान है लेना है। लेकिन जो पैसा भी देता है वो मंगनी तो कुटता नहीं है। फिर काला आप सड़ा हुआ चावल क्यों गोदाम में जाता है, और जबरन प्रबंधक उसको डिलीवरी करवाते हैं हमारे डीलर भाइयों को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप लोगों से उम्मीद है। मांग सुन लीजिए, एक और पॉइंट है। इसके बाद है मुजफ्फरपुर में पास मशीन हमारा खराब है, 6-7 बरिस का हो गया। वो बनाने के लिए जाता है तो उसमें बिना पैसा लिए हुए नहीं बनता है, और हर 2 घंटा पर खराब होता है। इसलिए पास मशीन बदलने की मांग हो रही है। सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा मानक के अनुसार बोरा तो हम कहिए दिए आपको, और सप्लाई में तो इतना भ्रष्टाचार है कि सप्लाई के बड़ा बाबू से लेके और BSFC तक, वो क्या पुलिस को कहिएगा। वो तो पुलिस था बेचारा, FIR नहीं किया। ये तो अनोखा बिहार के लिए है। नीतीश बाबू की सरकार और मोदी जी की भारत सरकार के जो महान लोग हैं, वो पूरा सम्राट जी भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबाए हुए हैं। ये आज स्थिति है। इसलिए हम इन तमाम 9 मांग पर चाहते हैं कि हमारा मार्जिन मनी जल्द से जल्द 10 दिन 5 दिन के अंदर में मिले। हमारा कोरोना काल का जो पैसा बाकी है वो मिले, स्टेप डिलीवरी में माल तोड़ करके मिले, जो हमको सामान मिलता है चावल चकाचक मिले, वो आप सब खाते हैं। अब कोई परिवार वंचित नहीं है। 10 एकड़ जोतने वाला भी चावल ले जाता है मेरे यहाँ से, और हम राशन पर, हम तो भाई हमको कहता है लंगा है। हमारा राशन कल गिरा है, उसके बाप का ताकत नहीं है इस मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन का कि हमारे यहाँ सारा गला चावल गिरा देगा एकदम जेल चले जाएंगे। हम गाड़ी फूंक देंगे, वही गोदाम पर फूंक देंगे। हम मीडिया के द्वारा हम यह बात करना चाहते हैं, है कि नहीं? न्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 47 विकास समिति कार्यालय में अध्यक्ष रत्नेश्वर पांडे की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सड़क और नाला निर्माण में भ्रष्टाचार व अतिक्रमण पर गहन चर्चा हुई। समिति ने गंभीर चिंता जताते हुए बताया कि अतिक्रमण मुक्त निर्माण के लिए पटना उच्च न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है। इसके बावजूद कुछ भ्रष्ट अधिकारी, ठेकेदार और स्थानीय जनप्रतिनिधि, खास करके पार्षद छोटे लाल गुप्ता, निजी स्वार्थ में लिप्त है। चौंकने वाला खुलासा यह है कि समिति कार्यालय के सामने पुराने नाले पर अवैध निर्माण शुरू हो गया। 3 फीट चौड़ी जगह पर 7 फीट चौड़ा नाला बनाया जा रहा है, जो कथित तौर पर पार्षद के इशारों पर हो रहा है। समिति द्वारा यह मुद्दा उच्च न्यायालय में उठने पर पार्षद ने सदस्यों से विवाद शुरू कर दिया। अध्यक्ष रत्नेश्वर पांडे ने इसकी कड़ी निंदा की और कहा, सामाजिक मुद्दों को व्यक्तिगत बनाकर जनता की आवाज दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। इसका हर स्तर पर विरोध होगा। समिति ने लिखित शिकायत कर आयुक्त और बिहार विकास मंत्रालय को भेजने का फैसला लिया। संयोजक अविनाश कुमार ने गुप्त पैच
संयोजक अविनाश कुमार ने गुप्त जांच शुरू करने की घोषणा की। बैठक में मोती मोहन प्रसाद, नंदू महतो, मनोज कुमार, रमेश राय, अभिषेक कुमार, चंचल कुमारी, दीपक महतो सहित अन्य मोहल्ला वासी मौजूद रहे। तो बैठक किए हैं वार्ड 47 में जो खादी भंडार चौक से राम जानकी मंदिर होते हुए BMP 6 तक जो सड़क निर्माण हुआ वह गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ। जिस ठेकेदार को ये ठेकेदारी मिली वो ठेकेदार को समाज का किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। छोटे लाल गुप्ता उससे पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेके इस काम को करवा रहे हैं और समाज के लोगों को तरह तरह का केस में फंसाने के धमकी से लेके अन्य तरह के केस मुकदमा करके और लोगों को परेशान कर रहे हैं। घर पर आके विश्वास से मालूम हुआ कि वो कल अभिषेक जी के घर पर आके उनके परिवार के लोगों के साथ गाली गलौज किया और बहुत जान से मारने की धमकी देके केस में फंसाने का भी धमकी दिया। ये कौन है? ये छोटे लाल गुप्ता वार्ड पार्षद पति है, राजकुमारी देवी के पति हैं। उनका लड़का और उनका 2 लड़का वही काम करवा रहा है जी, वही लोग काम करवा रहा है। ना निकल गया जेल में जो दारू वाला में पकड़ा जी, और उनका लड़का दारू केस में 70 दिन पर जेल से निकला। कल वह तगमा बांट रहा था कि आज मैं 70 दिन पर निकल कर जेल से आया हूं, अब मैं सब लोगों को देख लूंगा। अब रोड कैसा चाह रहे हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं? रोड गुणवत्तापूर्ण रोड हो, मजबूत रोड हो, जो टिकाऊ हो, क्योंकि 30-40 साल के बाद ये रोड बना है, फिर कितने दिन के बाद बनेगा, हम लोग उसको देख पाएंगे कि नहीं। ये बहुत लगता है कि वह कठिन काम हो। रोड बनवाना और रोड का टेंडर होना बहुत ही कठिन काम है और उसमें भी इतना प्रयास के बाद जो रोड बन रहा है, बावजूद वह रोड मैंने बंदर बाट करके उस पैसे 1 करोड़ 22 लाख का टेंडर है, जिसमें बंदर बाट करके आधा से अधिक पैसा ये लोग खाने के चक्कर में। क्या त्रुटि दिख रही है अभी रोड गुणवत्तापूर्ण नहीं है, कहीं कहीं रोड टूट रहा है, कहीं रोड की चौड़ाई भी कम है। रोड की चौड़ाई कम है, 13 फीट रोड 13 फीट रोड और 3 फीट नाला रोड पास हुआ, लेकिन कहीं कहीं यहाँ 5-6 फीट रोड है। और अतिक्रमण कार्यों से वो दोहरा मैंने ये बेनिफिट ले रहे हैं। अतिक्रमण कार्यों से कुछ व्यक्तिगत लाभ लेके, कुछ पैसा लेके उनके घर में बैठ के दारू पी के और तरह तरह से साजिश रच के अतिक्रमण कार्यों से भी पैसा ले रहे हैं और ठेकेदार से भी पैसा ले रहे हैं, दोहरा काम कर रहे हैं। अतिक्रमण मुक्त हो, अतिक्रमण के लिए हाई कोर्ट में मेरे द्वारा मुकदमा किया गया, जिसमें CWJC नंबर 6348 है, जो सभी कंसर्न पदाधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। उनके तरफ से हलफनामा दायर होने के बाद उसकी सुनवाई चीफ जस्टिस के द्वारा की जाएगी। मुजफ्फरपुर जदयू के जिला प्रवक्ता और पूर्व पार्षद राकेश कुमार सिन्हा की असामयिक मृत्यु के बाद उनके परिजनों ने उर्मिला हार्ट हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का दावा है कि अस्पताल ने गलत इलाज, लापरवाही और भय का माहौल बनाकर भ्रमित करने वाला उपचार किया। सिन्हा के पुत्र अनुनय कुमार ने अपने पिता के फेसबुक प्रोफाइल से एक भावुक पोस्ट लिखकर कहा, अगर समय पर सही इलाज मिलता तो आज पापा हमारे बीच होते। शुक्रवार 13 जून को अस्पताल के डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा, अस्पताल प्रशासन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। हमारे पास सभी सबूत मौजूद है। यदि कोई हमारे मेडिकल रिपोर्ट को गलत साबित कर दे तो मैं संन्यास ले लूंगा। उन्होंने खुलासा किया कि राकेश कुमार सिन्हा की मृत्यु नशे की अधिक मात्रा और नशा छुड़वाने के लिए ली गई दवाओं के ओवरडोज के मिश्रण के कारण हुई है। डॉक्टर सिंह ने कहा, उनके मृत्यु से मुझे भी दुख है, लेकिन सच्चाई यही है। जैसा कि स्वर्गीय राकेश कुमार पप्पू जी के बेटे ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से हमारे अस्पताल को डिफेम करने की जो कोशिश की है कि विगत 5 तारीख को ये हमारे पास एडमिट हुए थे, जो कि उस वक्त जो डायग्नोसिस हुआ था अल्कोहल के साथ एक अल्कोहल छुड़ाने के लिए एक मेडिसिन होती है जो कि नशा मुक्ति में ही इस्तेमाल होती है, लेकिन उन्होंने बिना किसी डॉक्टर के परामर्श से
किसी लोकल दवा के दुकान से वो दवाई लिया, उसके बाद उन्होंने अल्कोहल लिया, जिसके कारण कि उनको काफ़ी ज़्यादा छाती में दर्द हुआ। छाती में दर्द होने के बाद हम लोगों ने हार्ट अटैक का टेस्ट कराया है, जो कि 6 तारीख को मॉर्निंग में टेस्ट किया। वो टेस्ट पॉजिटिव आया इनका, लेकिन इनका कहना है कि हमारा जो हमने IGIMS में जो टेस्ट कराया 18 तारीख को, उसमें हार्ट अटैक नेगेटिव आता है। हार्ट अटैक नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि ये जो है हार्ट अटैक का 6 तारीख का एक हार्ट अटैक का ये टेस्ट है, जो कि 25 से कम होना चाहिए, लगभग ये 31.90 आ रहा है। ये 0 से 0.05 से नीचे होना चाहिए, 0.09 आ रहा है। ये क्लियर कट हमको संकेत देता है कि हार्ट अटैक है। लेकिन ये हार्ट अटैक का जो टेस्ट है ये 10 से 14 दिन के अंदर ही पॉजिटिव आता है। अगर इसको हम 12 या 14 दिन के बीमारी थी, उसमें 2 बीमारी हो सकती थी, जो कि नर्व से, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होती है। बाद में इनका PGI में लगभग 20-25 दिन 15-20 दिन गुजरने के बाद इनकी डायग्नोसिस हुई, वो भी क्वेरी में डायग्नोसिस है कि स्पाइनल कॉर्ड में इन्फाक्ट है। जब इन्फाक्ट बेसिकली होता है कि ब्लड फ्लो नहीं करने के कारण, जैसे हार्ट में भी इनका जो था इन्फाक्ट के कारण ही हार्ट अटैक होता है। तो इन्फाक्ट की जो दवाइयाँ चलती हैं, जैसे इनके स्पाइनल कॉर्ड में अगर इन्फाक्ट था तो उस इन्फाक्ट में भी हमको खून पतला करने का इंजेक्शन दिया जाता है या टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है, जो कि ऑलरेडी इनके हार्ट अटैक वाले मेडिसिन में भी इनको वो मेडिसिन चल रही थी। उसके बावजूद भी ये डेवलप हुआ। दिस इज़ बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज, जो कि हमारे शरीर से ही उत्पन्न कुछ विषाणु, कुछ कीटाणु, हमारे शरीर के केमिकल्स जो कि उनके स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस किया, सप्रेस किया। हमारे हार्ट के मेडिसिन से या किसी भी हमारे मेडिसिन से उनको ये कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। ये कॉम्प्लिकेशन मोस्ट लाइकली, वो न्यूरोलॉजिस्ट बेटर बताएंगे, मोस्ट लाइकली ये अल्कोहल और उस मेडिसिन के कम्बिनेशन के साथ ही हुआ है, कारण ही हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ क्लियर कट तथ्य मौजूद है, इनको हार्ट अटैक हुआ है। कुछ मीडिया द्वारा, जो कि न्यूज़ फॉर नेशन करके कोई मीडिया है, जो कि इन्होंने बिना हमारा तथ्य जाने, केवल उनका तथ्य जानकर उन्होंने वन साइडेड एक न्यूज़ छाप दिया है, जो कि बहुत ही गलत है। आप किसी डॉक्टर को, किसी अस्पताल को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं अनलेस अनटिल आप उसका रिपोर्ट देखने नहीं आए, आप डॉक्टर से बात करने नहीं आए कि उस टाइम वाकई में क्या था, नहीं था। तो ये मैं कहना चाहूँगा, ये सब जो जितनी भी सोशल मीडिया पे जो चल रही हैं अटकलें, ये सरासर बेबुनियाद हैं और गलत हैं। इसके लिए उनके परिवार के लिए मैं बिल्कुल संवेदन व्यतीत करता हूँ। ऐसी इस घड़ी में दिमाग बहुत टाइम हमारा काम नहीं करता है, लेकिन जो कोई भी हैं उनको बरगलाने वाले, बहलाने फुसलाने वाले, उनसे सब निवेदन रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार की भ्रामकता न फैलाएं। शुक्रवार को GS मंत्रा प्लस कोचिंग अब अपनी नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई है, जिसका उद्घाटन संस्था के मेंटर एवं एजुकेटर हेमंत तिवारी एवं मैनेजिंग डायरेक्टर अनामिका कुमारी ने फीता काटकर किया। अब संस्थान का पता चक्कर रोड इन फ्रंट ऑफ होली मिशन स्कूल मुजफ्फरपुर है। इस दौरान संस्थान के मेंटर एवं एजुकेटर हेमंत तिवारी ने बताया कि अब ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से क्लास दी जाएगी। नियमित कक्षाएं, टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन, करंट अफेयर की सुविधा भी दी जाएगी। संस्थान के हजारों विद्यार्थी सरकारी नौकरी के पद पर कार्यरत है। संस्थान में CTET, STET, KVS, BPSC, शिक्षा भर्ती परीक्षा, UGC नेट, GS फाउंडेशन सहित अन्य की कक्षाएं आयोजित की जाती है। वहीं मैनेजिंग डायरेक्टर अनामिका कुमारी ने बताया कि BPSC टायर 4 के लिए न्यू बैच नेक्स्ट वीक से प्रारंभ कर दी जाएगी। मौके पर संस्थान के सभी एजुकेटर राजकिशोर दुबे, उदय चंद्र ओझा, बैरिस्टर सर नवल कुमार, प्रवीण कुमार उपस्थित रहे। मैथ्स पढ़ाते हैं और हम लोग नए बिल्डिंग में आए हैं आज। मेरा कहना है, हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। सफलता व्यक्ति की सोच में होती है। छात्र स्वयं का मेहनत और लगन पर निर्भर हैं। सफलता तो उसी को मिलती है। हम लोग सीखते हैं और सिखाते भी हैं सभी बच्चों के लिए कि अभ्यास करें, प्रीवियस ईयर पर ध्यान देंगे तो सिलेबस समझ में आएगा। GS मंत्रा प्लस खुला है, अभी केवल बिल्डिंग चेंज हुआ है और दूसरी जगह पर आया है। तो यहाँ पर हम लोग TRE 1 में भी और TRE 1, 2, 3 लगातार रिजल्ट देने के बाद अभी यहाँ पर TRE 4 के लिए बैच का आज इनॉग्रेशन कर रहे हैं। नया बैच शुरू हो रहा है, तो उसमें मैं
जीएस फैकल्टी के रूप में समान अध्ययन, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, स्पेशली हिस्ट्री देखूंगा, और इसके अलावा सभी हमारे टीम के लोग हैं, जितने लोग, सभी फैकल्टी लोग सब अनुभवी है और अच्छे ढंग से इसमें काम करेंगे। सर, मेरा नाम नवल कुमार हुआ और मैं इस संस्थान में साइंस फैकल्टी के रूप में योगदान दे रहा हूँ। और यहाँ पे आज जो ये हो रहा है क्लास, हम लोग नए बिल्डिंग से शुरू कर रहे हैं। और यहाँ जो तैयारी का कंसेप्ट रहेगा सर, सेट प्रैक्टिस, साथ में एनसीईआरटी को अवलोकन करते हुए और TRE 1, 2, 3 इनमें जो भी क्वेश्चन आया है इस सब का अवलोकन करते हुए ही हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस से अच्छा से करवा रहे हैं और अच्छी से तैयारी भी हम लोग कर प्लस पहले से अब नए बिल्डिंग पर आ गया है। इसका जो मुख्य टैग लाइन है, मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा। मैं यहाँ पर रीजनिंग और मैथ दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपलब्ध हूँ। जो भी होगा मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा और मैं यहाँ पर मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए काम करूँगा। ये हमारी कोचिंग GS मंत्रा प्लस, जिसकी स्थापना 2018 में हुई, लेकिन आज हमारी कोचिंग हमारे अपने बिल्डिंग में शिफ्ट हुई है। अभी तक हम लोगों की कोशिश यही रही और माँ सरस्वती के सपोर्ट से हमारी कोशिश कामयाब भी रही कि बहुत सारे बच्चों ने अपना रिजल्ट दिया यहाँ से और सब लोग अपना अपना कैरियर ले लिए, जिसका क्रेडिट हेमंत सर और हमारे पूरे शिक्षक टीम को जाता है। लेकिन हमारे हेमंत सर जो हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और जितने बच्चे अपना अपना कैरियर लिए हैं वो सारे इस बात के साक्षी हैं कि सर बच्चों से मेहनत करवा लेते हैं। वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि बच्चे नहीं मेहनत करने वाले भी, जो घर पे सुविधा नहीं है, वो यहाँ आते हैं और इस इन्वायरमेंट में ढलकर मेहनत करते हैं और अपना कैरियर लेते हैं। क्योंकि हेमंत सर का उद्देश्य ही यही है कि जितने भी भटके हुए बच्चे हैं, जो भी अपना इधर उधर से कैरियर में नहीं सफलता पा सके, वो यहाँ आकर के और अपना सफलता लिए। इसमें सरस्वती माता साथ दी और सर अपने मेहनत से और बच्चों के मेहनत से कामयाब हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जो हमारी बिल्डिंग में यहाँ पे ओपनिंग हुई है, कुछ दिन थोड़ा सा बंद हो गई थी, 1 सप्ताह, क्योंकि यहाँ सेटअप तैयार हो रहा था। आज GS मंत्रा प्लस कोचिंग अपने न्यू बिल्डिंग चक्कर रोड में ही शिफ्ट हुई है, जिसका आज ओपनिंग हुआ है। यह बिल्डिंग चक्कर रोड में होली मिशन स्कूल के ठीक सामने वाली गली में है। GS मंत्रा प्लस अपने शिक्षकों की तैयारी से संबंधित और सामान्य अध्ययन की तैयारी से संबंधित काम करती है। यहाँ CTET, STET, BPSC, TRE, BPSC, सिविल सेवा और GS फाउंडेशन, UGC नेट की तैयारी कराई जाती है। मैं आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, वे एकाग्रचित होकर अपना डेली लाइफ रूटीन जो स्टडी प्लान है, आप उसका अवलोकन करें, उसको बनाएं। बनाने के बाद आप उस पर फोकस करें। आपका वो क्लास वर्क हो, ग्रुप वर्क हो, टेस्ट वर्क हो, और जब भी एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देने के बाद एनालिसिस निश्चित रूप से करें। आप कहीं भी पढ़ें, आप ग्रुप में बैठकर पढ़ें, आप 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना लें, आप लाइब्रेरी में बैठ कर के पढ़ें, आप अपने घर में बैठ कर के पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ कर के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे बता दूं कि भाई नॉर्थ बिहार में हमारी संस्थान CTET से लेकर TRE तक, BPSC जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है वो TRE 1 का रिजल्ट हो, TRE 2 का रिजल्ट हो, TRE 3 का रिजल्ट हो, वो ओपन मार्केट में है। नॉर्थ बिहार में सबसे ज़्यादा यदि रिजल्ट कोई दी है तो यह संस्थान दी है। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि कोई कोचिंग के चाह जाने से रिजल्ट नहीं आती है, लेकिन एक कोचिंग वाले जो हैं वो हम लोग क्या करते हैं, वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और उस इन्वायरमेंट में हम अभ्यर्थी को ढालते हैं और मेहनत तो खुद अभ्यर्थी करते हैं। फिर उनकी जो समस्या है उनके समाधान करते हैं, जो टॉपिक है उनको कंसेप्चुअल हम लोग बताते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। वो टॉपिक टेस्ट लेना हो या टेस्ट सीरीज बनाना हो या फुल लेंथ टेस्ट देना हो, दे करके एनालिसिस कराना ग्रुप डिस्कशन में या
करंट अफेयर्स की बातें हों, हम लोग कराते हैं। यदि आपको अपना माहौल बन जा रहा है अपने ग्रुप के माध्यम से, अपने घर में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, तो आप वहीं से पढ़ करके सफलता प्राप्त कीजिए। अन्यथा आप किसी भी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान यह रखें कि वहाँ का इन्वायरमेंट आपके संदर्भ में सही होनी चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए। रिजल्ट के लिए अपने आप में अनुशासित रहना है, और वह अनुशासन सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र के लिए, कि आपने जो टारगेट अपना लिया है कि भाई हमें ये जॉब ले लेनी है, तो उस जॉब का जो भी प्रोसेस है, जो भी सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग यदि आप काम करते हैं तो अच्छे से आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ज़रूरत है कि नहीं हम जीएस मंत्रा प्लस संस्थान में ही जा कर के पढ़ें, तो मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आप यहाँ आएँ, सीटेट की तैयारी करनी हो, एस्टेट की तैयारी करनी हो, केंद्रीय विद्यालय की शिक्षक की तैयारी करनी हो, बीपीएससी टीआरई करना हो, बीपीएससी सिविल सेवा करना हो, और एक हम लोग नया कोर्स लॉन्च किए हैं जीएस फाउंडेशन, मॉर्निंग एंड इवनिंग। जीएस फाउंडेशन का जो बैच होगा वो मॉर्निंग एंड इवनिंग होगा स्लॉट में, आप उसको कर सकते हैं और आप अच्छे से तैयारी करें। आज न्यू ब्रांच हमारे यहाँ जो ओपनिंग हो चुकी है नियमित, जो कि ये सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये वर्किंग आवर में यह संस्था। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also.